एक वर्ग है कहता है नहीं चंद्रशेखर तो प्रोवोक कर रहे हैं, चंद्रशेखर जो है युवाओं को सड़क पर ला रहे हैं। मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं हुई। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय लोकतंत्र में ये राजनीति का अड्डा होता है और सड़क बड़े बड़े आंदोलनकारियों का कथन है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, है ना। तो चंद्रशेखर तो सड़क पर ला रहे हैं ना लोगों को, और उसका भी विरोध आप कर रहे हैं कि नहीं ये नौजवानों को वर्गला रहे हैं, सड़क पर क्यों ला रहे हैं। तो कहाँ लाएं, घर में बंद कर दें, ताला लगा दें। इस मुद्दे पे वो पीछे रहे, नदी का कोई ऑफिशियल कॉल उन्होंने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। वो उनसे ये सवाल आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप लोग पत्रकार हैं तो उनसे सवाल करेंगे कि भाई तमाम मुद्दों पर तो आप एग्रेसिव थे, इस मुद्दे पर आपने भी खाना पूर्ति ही क्यों की, कोई बड़ा कॉल क्यों नहीं दिया, बड़ी तैयारी क्यों नहीं की। ये सही वाजिब सवाल है आपका, और समाज की तरफ से ये सवाल होना भी चाहिए। उम्मीद थी समाज को कि भाई ये थोड़ा दमदार नौजवान है तो शायद ये मोर्चा संभाल लेगा, लेकिन हाँ उसमें निराशा है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि तमाम मुद्दों पर बड़ी मैंने देखा, आप लोग तमाम लोगों ने देखा होगा कि पूरे एग्रेसिव होकर आते थे वो। तो ये समाज पूछेगा सवाल, और समाज के युवाओं को मैं कहता हूँ कि पूछिए, अपने अपने नेताओं से सवाल पूछिए। सर जिस तरह से इस अपमान पर सभी विपक्षी दल जो है वो बोल रहे हैं, और बीएसपी का भी एक विरोध प्रदर्शन 24 को हुआ, भीम आर्मी अब तक खामोश क्यों है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जिले में भीम आर्मी अपना काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी उस तरह से सामने से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी कई पार्टियों का वो देखा, समय और बहुत सारी चीज़ें लगी, लेकिन रिजल्ट जुका तू रहा। तो मैंने कहा ना कि अगर हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस विरोध का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले ये विरोध हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम लोग पीछे इसलिए हटे हैं कि हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे, और चाहे दिल्ली में या जिस भी तरह से पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी, ऐसा मजबूत जो है विरोध दर्ज कराएंगे कि सरकार के पैर उखड़ जाए। ये जो बाबा साहब पर जो टिप्पणी की गई है गृह मंत्री जी के द्वारा, इस पर जो आंदोलन हो रहा है, दरअसल सारे लोग हाजिरी लगा रहे हैं। हाजिरी लगाना समझते हैं रजिस्टर में, अपने समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ जी मैंने भी वो काम कर दिया, ये मत कहना कि मैंने विरोध नहीं किया। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति, हाजिरी लगाई जा रही है। आंदोलन नहीं है ये, आंदोलन तो आंदोलन ही होता है ना भाई। आंदोलन की जो रूपरेखा होती है, आंदोलन का जो आकार होता है, आंदोलन का जो तरीक़ा होता है, और आंदोलन का जो इतिहास है, उसमें से कोई भी लक्षण इस मौजूदा आंदोलन में नहीं दिखे। वामन मेश्राम जी अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, उदित राज जी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, बहन जी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, तेजस्वी जी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, अखिलेश जी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी खाना पूर्ति कर रही है। आपको हैरानी होगी कि बाबा साहब के सिद्धांतों को बिल्कुल पीछे धकेल देने वाली आम आदमी पार्टी भी धरने पे बैठ गई, वो भी खाना पूर्ति कर दी। तो ये खाना पूर्ति करना ये दर्शाता है कि आप जिस बात को लेकर नाराज़ हैं कि भाई माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। सच्चाई तो ये है कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, उनको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर कौन करेगा, क्यों करेगा, और क्यों माफ़ी मांगी जाएगी? आपने वो वैसा कोई माहौल ही नहीं बनाया देश में। इतना बड़ा समाज अम्बेडकरवादी कहा जाता है, जिसकी एक बड़ी आबादी देश में है, लगभग 20% से प्लस है, 22.5% तो दोनों अगर SC ST को मिला दे तो रिजर्वेशन है साहब उनका। आबादी अगर फिर से जातिगत जनगणना हो जाए तो मुझे लगता है कि वो 25 प्लस जाएंगे, यही सेक्शन जिनको आप 22.5 दे रहे हैं। OBC में भी बड़ी आबादी है जो अपने आप को कहती है कि हम बाबा साहब की वजह से आज यहाँ खड़े हैं। अखिलेश जी तो कहते ही, उन्होंने तो अम्बेडकर वाहिनी बना रखी है पार्टी में। तेजस्वी जी कई बार कह चुके हैं, और कई पार्टियाँ हैं जो OBC के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन वो बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हैं, ऐसा कहा जाता। तो आखिर कहाँ हैं ये लोग? क्यों खाना पूर्ति करने में लगे हैं? क्यों चेहरा दिखा रहे हैं कि जी हमने भी बोला है, मुझे अपराधी मत मानो, समाज का दुश्मन मत मानो, मैंने बोल रखा। तो ये बोलना समस्या का समाधान नहीं है। आप अम्बेडकरवाद को मिटाने वाले, बाबा साहब के नामो निशान को मिटाने वाले, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को पूरी तरह ध्वस्त करने वाले, भीमटा मिमटा का नारा लगाने वाले, इस धरती पर वो सब देखे गए हैं। वो सारे पाए जा रहे हैं जीव जंतु जो भीमटा कहते हैं। ज़रा सा आप पता लगाइए उनकी मानसिकता क्या है, क्यों कहते हैं,
क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, क्यों वो बाबा साहब के विचारों से इतने विचलित हो जाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते ही वो व्याकुल हो जाते हैं, बाबा साहब के उसूलों और सिद्धांतों की अगर आप बात करेंगे तो वो एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। आपने वो शब्द सही से अभी भी नहीं समझे। वो इनडायरेक्टली जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको वो गृह मंत्री जी कह रहे हैं, बोले अंबेडकर जितना रटते हो ना, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म स्वर्ग में रहते। मतलब इशारे में था अंबेडकर वादियों और बाबा साहब को आदर्श मानने वाले लोगों को कि चक्कर छोड़ो और विशुद्ध रूप से तुम हिंदू धर्म में प्रवेश करो, यानी सनातन धर्म को मानो, हम भारत को तुम्हारे लिए स्वर्ग बना देंगे। और बनाया भी है। रामदास अठावले के लिए स्वर्ग है भारत, चूँकि उन्हें बाबा साहब से लेना देना नहीं, तो भारत स्वर्ग है उनके लिए। वो न चुनाव लड़ते न चुनाव जीतते, मंत्री बने हुए हैं। इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? आज का भारत का कोई भी केंद्रीय मंत्री स्वर्ग की परिकल्पना में क्या है नहीं है, वो तो मरने के बाद का। जीवन में तो उसके लिए स्वर्ग ही है साहब, सारी सुविधाएं उनके पास है, संपन्न है, बटन दबाते सब हाजिर, माने सब हाजिर। जो स्वर्ग में कहानी बताई जाती है वो सब कुछ यहाँ वो बटन दबा के बुला लेते हैं मंत्री महोदय। तो रामदास अठावले जी भगवान किए तो उनको स्वर्ग मिला। सातों जन्म की बात है तो 2 सरकार में तो मिल ही गया। पिछली सरकार यूपीए में भी वो मंत्री थे, तो 7 बार लगता है वो मंत्री बन जाएंगे, उनका सातों जन्म यही बराबर हो जाएगा। रामविलास पासवान जी के पुत्र वो रामविलास पासवान जी जो संसद भवन में कहते थे चिल्ला चिल्ला के कि कौन कह रहा है कि राम राज आएगा, राम राज आ चुका है और वो राम मैं हूँ, रामविलास पासवान। ये उनके शब्द हैं जो मैंने कोट किए। आज उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो अपना चिराग जलाने में लगे हैं, कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके आदर्श को हम मानते हैं, या वही मेरे जीवन के आदर्श हैं। ये सब कथनी है। वो भी स्वर्ग में है, आपको पता है ना, वो भी स्वर्ग में है, इतना बड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पता है ना। हाँ, और इसमें कितना बांधते हैं कलावा, 50, 60, 70 कलावा तो मैं हमेशा उनके हाथ में देखता हूँ। तो असली सनातनी तो वही है, ठीक है। तो अमित शाह जी की बात को जिन लोगों ने मान लिया वो तो स्वर्ग में चला ही गया, बचा कौन है? हकीकत ये है कि जो अंबेडकरवादी है वो स्वयं नर्क में है अभी, और वो अपने पूरे समाज को नर्क में ढकेल रहा है। बाबा साहब जिस समाज को स्वर्गमय जीवन देने की के लिए वचनबद्ध थे, जो मार्ग दिखाया, बोला तुम्हें मैं उस जगह पर लाना चाहता हूँ जहाँ तुम देश में रहने वाले सभी लोगों के भाग को लिखोगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये खुद अपने भाग पर रो रहे हैं। मैं तो दलित हूँ साहब, मेरा क्या होगा, मेरा तो भाजपा में ही कल्याण हो सकता। और जा रहे हैं धड़ल्ले से, जा रहे हैं जहाँ जो जिंदाबाद कर रहा, किसी को चेयरमैन बना दीजिए, किसी को कुछ बना दीजिए। तो ये इनके लिए सोचने का विषय है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारे आदर्श हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि खाना पूर्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, कौन नहीं है। मैंने इस जंतर मंतर पर देखा, एक भी ना बचा नेता जो ना आया हो, इनकलाब जिंदाबाद ना किया हो। तो इनको खुद सोचना होगा कि इस धरती जो भारत की है, जिसमें आंदोलन का इतिहास है, मैंने अन्ना आंदोलन का तो आपको जिक्र किया ना भाई, जेपी आंदोलन को तो कोई भूल नहीं सकता ना। तो इन आंदोलनों से सत्ता जो है कई बार बदले गए हैं। अन्ना आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता खत्म हुई, जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी की सत्ता खत्म हुई। तो आप ये मत बोलिए झूठ कि हम आंदोलन कर रहे हैं, ये समाज को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सरकार पे तो असर पड़ा ना, देखिए अमित शाह को तुरंत आना पड़ा सफाई। नहीं, वो उनके पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। मारेंगे भी और सहला भी देंगे थोड़ा सा, और उनको पता है कि ये सहलाने में ही खुश हो जाते हैं, तो खुश हो गए। उन्हीं के आपके समाज के, यानी जो तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं या सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, वो कहते हैं कि देखिए अमित शाह जी ने तो सफाई दे दी, तो वो उसको एनफ मानते हैं, काफ़ी है इतना कि सफाई हमने दे दी। वो माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। रामदास अठावले जी को माइक लगा के पूछिए कि क्या गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो यही कहेंगे नहीं उन्होंने तो अपनी सफाई दे दी, आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप चिराग पासवान जी को माइक लगा के देखिए, चिराग पासवान जी यही जवाब आपको देंगे। चिराग पासवान जी को कभी माइक लगाइए,
मैं लिख के देता हूँ, वो यही जवाब देंगे कि नहीं आप लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो सफाई दे दी, तो सफाई पर ही वो संतुष्ट हैं, तो अब क्या उनसे हम उम्मीद करेंगे क्या आगे? करें, अम्बेडकर वाद दिया, आपने तो सब मैंने हमने जो कहा अगर गलत कहा है तो आप हमको बताइए। आप जो रास्ते हैं वो हैं समाज को संयुक्त रूप से लेकर चलने के। टुकड़े टुकड़े में जब आप बंटेंगे और चेहरे की लड़ाई में उलझेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को ही अपने आप को सब कुछ समझेंगे, तो आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। समाज का तो उत्थान नहीं हो सकता, उसका भला नहीं हो सकता। समाज के उत्थान और भलाई के लिए कोई एक लीडरशिप होता है जिसके पीछे चलने की आदत डालनी पड़ती है। साहब कांशीराम ने ये आदत डलवाई थी, नेतृत्व को स्वीकार करवाया था, समाज को गोलबंद किया था, लेकिन बाद में फिर टुकड़े टुकड़े लोग हो गए तो सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। महाराष्ट्र में जिस आरपीआई की बात मैं कर रहा हूँ, जिस अठावले साहब की, वो 4 हिस्से में बटा हुआ, आरपीआई एस, आरपीआई जी, आरपीआई गवई हैं, वो भी कई हैं, 3, 4, 5 पार्ट में है। बसपा से टूट के 50 पार्टियाँ बन गई, तो मैं नित नई पार्टियां सामने आ रही हैं, नित नए राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आ रहे हैं, नित नए संगठन आ रहे हैं। अच्छा, इसको जागरूकता से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये मैंने जागरूक है समाज के, इसमें पार्टियां काफ़ी बन रही, संगठन काफ़ी बन रहा। अरे भैया, ऐसी जागरूकता लेकर क्या करोगे कि तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करे और तुम उससे माफ़ी भी न मंगवा पाओ? तो फिर इसका मतलब भीम आर्मी तो फिर ठीक कह रही है, चंद्रशेखर ठीक कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब एक वर्ग है इस समाज में, यानी जिसे बहुजन समाज हम कहते हैं, एक वर्ग है कहता है नहीं चंद्रशेखर तो प्रोवोक कर रहे हैं, चंद्रशेखर जो है युवाओं को सड़क पर ला रहे हैं। मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं हुई। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय लोकतंत्र में ये राजनीति का अड्डा होता है, और सड़क बड़े बड़े आंदोलनकारियों का कथन है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, है ना। तो चंद्रशेखर तो सड़क पर ला रहे हैं ना लोगों को, और उसका भी विरोध आप कर रहे हैं कि नहीं ये नौजवानों को वर्गला रहे हैं, सड़क पर क्यों ला रहे हैं, तो कहाँ लाएं, घर में बंद कर दें, ताला लगा दें। इस मुद्दे पे वो पीछे रहे ना, देखा कोई ऑफिशियल कॉल उन्होंने, कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। वो उनसे ये सवाल आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप लोग पत्रकार हैं तो उनसे सवाल करेंगे कि भाई तमाम मुद्दों पर तो आप एग्रेसिव थे, इस मुद्दे पर आपने भी खाना पूर्ति ही क्यों की, कोई बड़ा कॉल क्यों नहीं दिया, बड़ी तैयारी क्यों नहीं की? ये सही वाजिब सवाल है आपका, और समाज की तरफ से ये सवाल होना भी चाहिए। उम्मीद थी समाज को कि भाई ये थोड़ा दमदार नौजवान है तो शायद ये मोर्चा संभाल लेगा, लेकिन हाँ उसमें निराशा है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि तमाम मुद्दों पर बड़ी मैंने देखा, आप लोग तमाम लोगों ने देखा होगा कि पूरे एग्रेसिव होकर आते थे वो। तो ये समाज पूछेगा सवाल, और समाज के युवाओं को मैं कहता हूँ कि पूछिए, अपने अपने नेताओं से सवाल पूछिए। आपने कही वही बात चंद्रशेखर ने कही जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसे जो हम कर रहे हैं, जो पार्टियां कर रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार। तो वो तो दिखा ना आपको, जो कहा जा रहा है वो तो दिख भी रहा आपको, ऐसी बात नहीं कि दिख नहीं रहा। हम अपने समाज के नेता से पूछेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जो जिस समाज का है, जो नेता बनता है कि मैं इस समाज का नेता हूँ, तो हक उसका है कि वो नेता से पूछे कि भैया अगर हमारा हक अधिकार मारा जा रहा, हमारा अपमान अगर किया जा रहा, हमें हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा, तो आप हमारा नेतृत्व करता हो और कहते हो कि मैं ही आपके समाज का नेता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? ये सवाल सबको पूछना चाहिए समाज में, जहाँ भी जिसको भी लगता है कि मेरे मान सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है, जिसको भी लग रहा है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा, जिसको भी लग रहा है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया जा रहा, उसको अपने नेता से सवाल पूछना चाहिए। अब हो क्या रहा कि अपने नेता से सवाल पूछने के बजाय लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपनी अपनी टीम बना रहे हैं। कोई इधर धरना दे रहा, कोई उधर प्रदर्शन कर रहा, कोई वहाँ उठ रहा, कोई वहाँ गिरफ्तार हो रहा। तो इससे नंबर बनाने का काम चल रहा, ठीक है। और बाद में अगर किसी को स्वीकार भी हम कर लेते हैं, समाज में ये देखने को मिला है कि वो आदमी फिर बाद में उसी दल में जाता है जिस दल के विरोध में, जिस दल की पॉलिसी और नीति के विरोध में आप सड़क पर आए थे। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपके पीछे हम जाकर लाठी क्यों खाएं भाई? आपके पीछे जाकर हम क्यों मुकदमा अपने ऊपर लें? ये सारे सवालात हैं, गंभीर विषय है। सड़कों पर इस तरह से यूट्यूब में बोल देना, चैनल में बोल देना, छोटा सा मंच लगा लेना, तो धरना प्रदर्शन कर देना, ये हमको नहीं लगता ये गंभीर विषय है। समाज को बैठना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग, वो युवा जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं यूनिवर्सिटियों में हूँ, मैं किसी विशेष विषय पर PhD कर रहा हूँ, रिसर्च है हमारा,
उन तमाम लोगों को एक जगह बैठना चाहिए कि समाज की इस पीड़ा को कैसे दूर किया जाए और समाज, इस पीड़ित समाज को पीड़ा से कैसे निकाला जाए। ये कर्तव्य बनता है बुद्धिजीवियों का, नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का। और अपने नेतृत्व पर लगाम कैसे लगाया जाए। सो कॉल्ड वो लीडर जो समाज का अपने आप को नेता बनने का दावा करते हैं, हम लोग करते हैं। मैं तो अपने समाज के नेताओं से हमेशा पूछता हूँ। तो मैं ये सबको कहता हूँ कि अपने समाज के नेता से पूछिए कि आपके अधिकार का हनन क्यों हो रहा, क्यों खामखा कांग्रेस और भाजपा और फला सबको गाली बकने में लगे हुए। मसला का हल ढूंढिए। ठीक है, किसी को अब प्रधानमंत्री को 5 उल्टा सीधा बात बोल दीजिए, आप वायरल तो हो गए, लेकिन समस्या का समाधान तो हुआ नहीं ना भाई। आप तो वहीं समाज अटका रहा। आप गृह मंत्री को कुछ भी बोल दीजिए, आप राहुल गांधी को कुछ बोल दीजिए, जिसको चाहिए। तो लोकतंत्र में तो बोलने की आपको आज़ादी मिली हुई है, लेकिन समाधान नहीं होना है। समाधान के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और अपने उन नेताओं से जो परंपरागत नेतृत्व हमारे साथ चली आ रही है उससे पूछना पड़ेगा कि इतने वर्षों तक हमने आपके पीछे चलने का जो काम किया, आपने समाज को कहां लाकर खड़ा किया, बताइए जरा सा। आगे आपकी क्या पॉलिसी है, भविष्य में इस समाज को कहां देखना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इन तमाम विषयों पर जब तक चर्चा नहीं होगी समस्या का समाधान है, कोई माफी उफी आपसे नहीं मांगने वाला। डॉक्टर अंबेडकर आज की राजनीति में केंद्र बन गए हैं, उनके बगैर किसी भी नहीं वो नहीं, ये तब से केंद्र में है जब से डॉक्टर अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर जिस दिन से हैं केंद्र में ही हैं और स्वतंत्र भारत में वो राजनीति के केंद्र में ही रहेंगे। जब उन्होंने तालाब आंदोलन किया तब केंद्र में थे, जब वो साइमन कमीशन उनकी वजह से आया तब वो केंद्र में थे, और जब देश आज़ाद हुआ कानून मंत्री बने तब केंद्र में थे, जब दीक्षा ग्रहण किया तब केंद्र में थे, जब इस्तीफा दिया तब केंद्र में थे, और केंद्र में जितनी सरकार रही तब भी चर्चे के केंद्र में रहे। और जब तक स्वतंत्र भारत रहेगा डॉक्टर अंबेडकर, चूँकि वो एक विचारधारा कभी मरता नहीं, विचारधारा सदैव जीवित होता, चाहे जो भी हो, जितने विचारधारा, तो वो भी केंद्र में रहेंगे। जब तक उनके अनुयायी रहेंगे, उनके लोग मानने वाले रहेंगे, उनकी विचारधारा रहेगी, तो वो भी केंद्र में रहेंगे। ये चीज़, इस देश में आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। आप लोगों ने सुना होगा जेपी आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा जो निरंकुश सरकार को तख्त से उतार कर और पांव पैदल चलने को बाध्य कर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी अब स्वर्गीय हैं और कहा जाता था कि वो किसी का नहीं सुनती थी अपने शासनकाल में, और उन्होंने जब देखा कि कुछ हमारे विरोध में स्वर जो है उठने लगे हैं तो आपातकाल लगाकर सारे बोलने वालों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी कार से बाय रोड चल के जो है समर्थन मांग रही थी, फिर भी झुमका जो है बरेली में गिर ही गया था, ये आपको पता है। आंदोलन का ये प्रभाव रहा है। एक आंदोलन इसी दिल्ली की धरती पर आपने देखा होगा, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की उस सरकार को, जिसमें 22 से अधिक दल शामिल थे, यूपीए कहलाता था, उसको वहाँ उठाकर फेंका जहाँ से अभी तक लौट के वो दल उठ नहीं पाए, आ नहीं पाए सत्ता में। आंदोलन, यहाँ किसान आंदोलन भी आपने देखा होगा। केंद्र में मजबूत सरकार, 303 वाली सरकार, जिसके अपने 303 सांसद थे और उनके सहयोगियों के मिलाकर 372 थे, तकरीबन 400 के करीब। लेकिन जब किसान सड़क पर डट गए और पूरे देश में आंदोलन हुआ, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, तो सरकार ने वो तमाम कानून जो सत्ता की हनक में लिए थे सब के सब वापस ले लिए। ये आपको पता है। तो आंदोलन की भूमि रही है, आंदोलन का अपना इतिहास रहा है। सीए एनआरसी का बड़ा शोर मचा था जब आंदोलन शुरू हुआ, तो वो सीए एनआरसी पर अब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है, ये आपको पता है।